नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने आवर्तता एवं आवर्त सारणी को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम आधुनिक आवर्त सारणी को, मॉडर्न पीरियडिक टेबल को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, तत्वों को समझने के लिए एवं तत्वों के गुणों के अध्ययन के लिए तत्वों को व्यवस्थित किया जाना अति अनिवार्य है, राइट। और तत्वों को व्यवस्थित करने का पहला प्रयास था वो डावेराइनर ने किया था, राइट। डावेराइनर ने सन 1817 में, राइट, डावेराइनर ने सन 1817 में तत्वों को व्यवस्थित किया था और उसने समान गुणधर्म वाले तत्वों का एक समूह खोजा था जिसको डावेराइनर का त्रिक कहा गया। और इस नियम को क्या कहा जाता है? डावेराइनर का त्रिक नियम कहा जाता है। तो डावेराइनर के त्रिक नियम के अनुसार यदि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा जाए तो तीन तत्वों के समूह या त्रिक में जो दूसरा तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के योग औसत के लगभग औसत होता है या औसत के बराबर होता है। उसके बाद में न्यूजीलैंड ने, राइट, न्यूजीलैंड का क्या हो जाएगा? अष्टक नियम हो जाएगा। तो तत्वों को प्रदर्शित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए डावेराइनर के त्रिक नियम के पश्चात न्यूजीलैंड ने अपना अष्टक नियम प्रस्तुत किया। और न्यूजीलैंड ने भी जो तत्व थे उनको परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया। और न्यूजीलैंड के अष्टक नियम के अनुसार यदि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक आठवां तत्व के जो गुण है वो पहले तत्व के गुणों के समान होते हैं। ये न्यूजीलैंड का अष्टक नियम था। फिर इसके बाद में तत्वों को व्यवस्थित करने का जो मुख्य श्रेय है वो मेंडलीव को दिया जाता है। तो रूसी वैज्ञानिक जो मेंडलीव थे उन्होंने भी जो परमाणु तत्व थे, राइट, और उनको आवर्त नियम, मेंडलीव का जो आवर्त नियम है या उन्होंने आवर्त नियम के अनुसार उनको व्यवस्थित किया। और मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार जो तत्व है, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। और यही मेंडलीव का क्या है? आवर्त नियम है। और मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया, राइट। हालांकि मेंडलीव के आवर्त नियम के आधार पर जो आवर्त सारणी बनाई गई थी, राइट, उसमें काफी कमियां थी जिसको दूर किया गया था आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार। तो आधुनिक आवर्त जो नियम था वो किसके द्वारा दिया गया था? मोसले के द्वारा दिया गया था। तो आधुनिक आवर्त नियम ये हेनरी मोसले के द्वारा दिया गया था। और आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, जिसे ही हम आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। और इसी आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार या आधार पर ही बोहर ने जो आवर्त सारणी तैयार की थी उसको ही हम क्या कहते हैं? विस्तृत या एक्सटेंडेड पीरियोडिक टेबल, विस्तृत आवर्त सारणी उसको कहा जाता है, या इसी को ही क्या कहा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है, राइट। आधुनिक क्या हो जाएगा? आवर्त सारणी। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी में जो क्षैतिज खांचे हैं या जो क्षैतिज पंक्तियां हैं उनको क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है और पीरियड कहा जाता है। और जो ऊर्ध्वाधर खांचे हैं या ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं उनको क्या कहा जाता है? समूह कहा जाता है या वर्ग कहा जाता है। और आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 18 है। और वहीं जो आवर्त हैं, आवर्त की संख्या कितनी है? 7 है। अब जो आधुनिक आवर्त सारणी इतनी विस्तृत है कि इसका अध्ययन करके हम तत्वों के बारे में भली भांति उनको समझ सकते हैं या उनका अध्ययन कर सकते हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो अगर हम समूह में,
राइट। जैसे समूह में हम ऊपर से अगर नीचे की ओर आ रहे हैं तो कई गुणों में क्या होती है, वृद्धि होती है या कमी होती है। या जो आधुनिक आवर्त सारणी हम बाएं से दाएं जाते हैं या दाएं से बाएं जाते हैं तब भी तत्वों के कई गुणों में कमी या बढ़ोतरी होती है, जिसको हम कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में प्रवृत्तियां। तो इनसे भी जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। 5-5 नंबर का जो है प्रश्न पूछा जा सकता है कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है और आधुनिक आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता का घटता क्रम समझाइए, या किस समूह में किस ओर से किस ओर घटती है। तो इस तरीके की जो ट्रेंड्स हैं वो हमको यहाँ पर समझना है। तो हम शुरुआत करते हैं आधुनिक सारणी में प्रवृत्तियां या ट्रेंड्स, इन क्या हो जाएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो जाएगा। और यहाँ से हर एक टॉपिक से 5-5 नंबर का प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो शुरुआत में ही मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा बहुत, राइट। तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है जिसमें जो पीरियड्स है उनकी संख्या कितनी है, 7। ये पहला पीरियड, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पीरियड्स कितने हो जाएंगे, 7। तो ये पहला पीरियड हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और ये कौन सा हो जाएगा, 7वां। तो ये क्या हो जाएंगे, 7 पीरियड्स हो जाएंगे, आवर्त हो जाएंगे। फिर 1 से लेकर 18 तक ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ग्रुप हो जाएंगे या वर्ग हो जाएंगे। जो पहला और दूसरा है ये क्या हो जाएगा, एस ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ से 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक हो जाएगा, ये डी ब्लॉक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एफ ब्लॉक हो जाएगा। अब हम इसमें ट्रेंड्स को समझते हैं। ध्यान रखें, ट्रेंड्स में जब भी हम आवर्त की बात करेंगे या पीरियड्स की बात करेंगे तो आवर्त में अगर कोई भी पीरियड है तो या तो हम बाएं से दाएं जाएंगे या दाएं से बाएं जाएंगे, राइट। और अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं, वर्ग की बात कर रहे हैं, तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो ट्रेंड है वो हो जाएगा विद्युत ऋणात्मकता, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है या विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, सबसे पहले तो हम उसको समझते हैं। देखिए, किसी भी परमाणु की वह रासायनिक प्रवृत्ति जिसके कारण वह परमाणु इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। तो किसी परमाणु की वह रासायनिक प्रवृत्ति जिसके कारण वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है इसे ही विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। और अगर हम आधुनिक आवर्त सारणी में जो है विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो आवर्त में या पीरियड्स में, राइट, बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर, राइट, बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर जो है विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, यहाँ पर बढ़ती है। तो राइट, जैसे ही हम यहाँ पर बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे तो बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। या इसका उल्टा, दाईं ओर से बाईं ओर आने पर विद्युत ऋणात्मकता में क्या होती है, कमी होती है, राइट। तो आधुनिक आवर्त सारणी में पीरियड्स में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता में वृद्धि होती है, और समूह में यदि ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता में वृद्धि होती है, राइट। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो विद्युत ऋणात्मकता इस तरीके से जो है हम प्रदर्शित करेंगे तो ये हो जाएगी विद्युत ऋणात्मकता, राइट। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जब हम बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता में बढ़ोतरी होती है, और ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, और सबसे न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। और बाकी के अन्य तत्वों की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो हाइड्रोजन एवं फ्लोरीन के बीच में ही क्या करती है, निर्भर करती है, राइट। साथ ही साथ शेष तत्वों की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो फ्लोरीन और हाइड्रोजन के मध्य होती है। तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन और सबसे कम विद्युत ऋणात्मक क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा।
अब दूसरा हो जाएगा परमाणु साइज, या क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज हो जाएगा। तो परमाणु साइज का मतलब क्या हुआ कि देखिए एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कक्षा की जो दूरी है, राइट, वही परमाणु साइज को दर्शाती है। परमाणु का आकार कितना होगा, अगर परमाणु के केंद्र से जो बाह्यतम कक्षा है वो बहुत अधिक दूर है तो सीधी सी बात है परमाणु साइज क्या होगा, बड़ा होगा। और यदि बाह्यतम कक्षा की दूरी केंद्र से क्या है, बहुत ही कम है, राइट, तो वो क्या होगा, परमाणु साइज छोटा होगा। तो एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कक्षा की दूरी को ही परमाणु की साइज कहा जाता है, या एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कक्षा की दूरी ही जो है परमाणु की साइज को जो है दर्शाती है, राइट। अब अगर हम आधुनिक आवर्त सारणी है तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो हाइड्रोजन की त्रिज्या है वो कितनी है, 37 पिकोमीटर होती है। और इसके बाद में आवर्त सारणी में अगर हम बाईं से किस ओर जाते हैं, दाईं ओर जाते हैं, तो जो परमाणु त्रिज्या है वो क्या होती है, घटती है। ध्यान रखना, बाईं ओर से अगर हम दाईं ओर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। साथ ही साथ जो परमाणु त्रिज्या है वो आवेश बढ़ने से, राइट, जो है इलेक्ट्रॉनों को नाविक अपनी ओर खींचता है, जिससे परमाणु साइज क्या होता है, घटता है। तो आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। फिर क्या हो जाएंगे, धात्विक गुण या क्या हो जाएंगे, अधात्विक गुण हो जाएंगे। और धात्विक गुणों के बारे में और अधात्विक गुणों के बारे में हमने पहले ही जो हमारा लेक्चर तीसरा था उसमें हमने बहुत डिटेल में चढ़ा था, राइट। तो यहाँ पर भी समझते हैं कि धात्विक, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक जो प्रॉपर्टीज हैं उनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करते हैं धातुओं की। तो देखिए रासायनिक रूप से वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उनको हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अर्थात धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है और धातुएं विद्युत क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर संयोजकता कक्ष के इलेक्ट्रॉनों पर क्रिया करने वाला जो प्रभावी आवेश है वो बढ़ता है और यही वजह से इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो क्या होती है, घट जाती है। अर्थात अगर हम बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो धात्विक गुणों में क्या होती है, कमी आती है, राइट। यही कारण है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सोडियम है, राइट, फिर पोटेशियम हो जाएगा। ये जो धातुएं हैं ये अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु हैं, इतनी कि अगर इनको वायु में खुला छोड़ दें तो ये आग पकड़ लेती हैं, राइट। तो जैसे ही हम बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे तो धात्विक गुणों में क्या होती है, कमी आती है, राइट। तो बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुणों में कमी आती है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो घट जाती है। वैसे ही अगर हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वाला जो नाभिकीय आवेश होता है वो घटता है और इसी वजह से सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से दूर होते हैं। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो सुगमता पूर्वक क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अतः अगर हम देखें तो धात्विक गुण समूह में नीचे आने पर क्या होता है, बढ़ता है, राइट। तो अगर हम बाईं ओर से दाईं ओर की बात करें तो बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुणों में कमी होती है और ऊपर से नीचे की ओर आने पर धात्विक गुणों में क्या होती है, जो है वृद्धि होती है, राइट। साथ ही अगर हम बात करें अधातुओं की तो अधातुएं जो हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बंध बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। अर्थात धातुएं विद्युत क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। और अगर आवर्त में हम बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे तो क्या होगा, आध्यात्मिक गुणों में वृद्धि होगी। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा था कि आवर्त में अगर हम बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं, बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो धात्विक गुणों में क्या होती है, कमी होती है और बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे तो आध्यात्मिक गुणों में क्या होती है, वृद्धि होती है। और वैसे ही समूह में अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो आध्यात्मिक गुण क्या होता है, कम होता है। क्योंकि धात्विक गुण क्या होता है, धात्विक गुण ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है और आध्यात्मिक गुण ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, कम होता है, राइट। चूंकि विद्युत ऋणात्मकता
जो है धातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। यही कारण है कि जो अधातुएं हैं वो आवर्त सारणी में कहां पर हैं, दाहिनी ओर है, राइट। ये देखिए अगर आप यहां पर देखें तो ये सभी धातुएं हो जाएंगी, ये जो है उपधातुएं हो जाएंगी, राइट। और उसके बाद में जो विद्युत ऋणात्मक जो है उपधातुएं इस तरफ मिलेंगे। और अगर आप देखें तो जो फ्लोरीन है ये भी क्या हो जाएगी, उप जो है अधातु हो जाएगी, राइट। और जो कि क्या है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है, राइट। चलिए तो इसके बाद में यहां पर जो है इसके साथ ही जो धातु हैं उनके जो ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं, क्षारकीय होते हैं। और अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। ये हमने पहले भी समझ लिया है। अब हम समझते हैं यहाँ पर आयनन विभव या आयोनेशन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। तो आयनन विभव क्या होता है बहुत समझते हैं। तो देखिए किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं। तो किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को ही आयनन ऊर्जा या क्या कहा जाता है, आयनन विभव कहा जाता है, राइट। और अगर हम उस परमाणु से अगर हमने उस परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो वो उसकी क्या होगी, प्रथम आयनन विभव होगा। और अगर दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो वो दूसरा क्या होगा, आयनन विभव होगा। और हमेशा किसी परमाणु का जो द्वितीय आयनन विभव होता है वो प्रथम आयनन विभव से हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। अर्थात यदि परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की क्या होगी, आवश्यकता होगी। अगर आवर्त में हम बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो प्रथम आयनन विभव जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। और वहीं वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर आयनन विभव क्या होता है, घटता है, राइट। तो बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर क्या होता है, आयनन विभव बढ़ता है। और ऊपर से नीचे की ओर चलने पर आयनन विभव क्या होता है, घटता है। अब हम समझते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये जस्ट आयनन विभव का क्या हो जाएगा, विपरीत है। तो किसी भी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन डालने पर जो ऊर्जा निकलती है उसे ही उस परमाणु की क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही आयनन विभव कहलाता है। और किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन डालने पर जो ऊर्जा निकलती है उसे ही इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, राइट। और इसी ऊर्जा को ऊष्मागति की शब्दावली में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी कहा जाता है, राइट। अब अगर आवर्त में बाईं ओर से दाईं तरफ बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता सामान्यता क्या होती है, बढ़ती है। और इलेक्ट्रॉन जो लब्धि एंथैल्पी है, राइट, अर्थात उसका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक मान बढ़ता है। तो आवर्त में बाईं ओर से अगर हम दाईं ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, अर्थात क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का जो ऋणात्मक मान है वो बढ़ता है। वैसे ही वर्ग में अगर ऊपर से नीचे आते हैं तब भी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो है क्या होता है, कम होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का जो ऋणात्मक मान है वो कम हो जाता है, राइट। अब देखते हैं हम ऑक्साइड की प्रवृत्ति। तो किसी भी तत्व का ऑक्सीजन के साथ में बना यौगिक क्या कहलाता है, तत्व का ऑक्साइड कहलाता है। तो किसी भी तत्व का ऑक्सीजन के साथ बना यौगिक क्या कहलाता है, ऑक्साइड कहलाता है। और ऑक्साइड दो प्रकार के होते हैं, क्षारीय, राइट, और फिर क्या हो जाएंगे, अम्लीय, और हो जाएंगे उभयधर्मी, जिसको मैंने आपको धातुओं में बताया था, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या हो जाएगा, क्षारीय ऑक्साइड। क्षारीय ऑक्साइड क्या होते हैं, देखिए जो धातुएं हैं और विशेषकर कौन सी, एस ब्लॉक के तत्व, जो धातुएं हैं, धातुओं के जो ऑक्साइड हैं वो कैसे होते हैं, क्षारू होते हैं। तो धातुओं उसमें विशेषकर एस ब्लॉक के तत्वों के जो ऑक्साइड हैं वो क्षारीय होते हैं। और वहीं अधातुएं विशेषकर पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, राइट, जैसे CaO, BaO, Na2O हो जाएगा। और जो अधातुएं हैं उनके ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, जैसे B2O3, CO2, राइट, SiO2, Na2O3, राइट। अब उभयधर्मी ऑक्साइड मैंने बताया था कि कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि अम्लीय भी होते हैं और
क्षारीय भी होते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय एवं क्षारीय दोनों के गुण रखते हैं उनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनके ऑक्साइड इसी प्रकार के होते हैं, राइट। जैसे CrO क्षारीय होता है, C2O3 उभयधर्मी होता है और CrO3 अम्लीय होता है। तो ये जो है उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा। फिर हो जाएगा उदासीन ऑक्साइड, राइट। ऐसे तत्व जिनके ऑक्साइड ना तो अम्लीय होते हैं ना ही क्षारीय होते हैं उनको उदासीन ऑक्साइड कहते हैं, राइट। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट, N2O हो जाएगा या ओनो इत्यादि। इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, उदासीन ऑक्साइड होते हैं, राइट। अब हाइड्रोक्साइडों की प्रकृति, राइट। तो यहां पर ऑक्साइड क्या हो जाएंगे, देखिए सीधी सी बात है, तत्व जब ऑक्सीजन से क्रिया करके यौगिक बनाते हैं तो उसको ऑक्साइड कहते हैं। हाइड्रोक्साइड तत्व जब हाइड्रोजन से क्रिया करके जो यौगिक बनाते हैं उसको आप क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड की बात करें तो आवर्त में बाईं ओर से दाईं तरफ चलने पर धातु हाइड्रोक्साइड का जो क्षारीय लवण है, क्षारीय लक्षण जो है वो क्या होता है, घटता है। तो बाईं ओर से दाईं ओर तक जाएंगे तो हाइड्रोक्साइडों का जो क्षारीय लक्षण है वो क्या होता है, कम होता है। और वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर धातु हाइड्रोक्साइडों की जो क्षारकीय प्रबलता है वो क्या होती है, बढ़ती है। अब हैलाइडो, हैलाइडो क्या कहेंगे, तो देखिए किसी तत्वों के हैलोजनों के साथ में जो यौगिक होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, हैलाइड कहते हैं। तो हैलोजन तत्वों के साथ बने यौगिकों को ही हैलाइड कहते हैं। और जब हम बाईं ओर से दाईं ओर चलते हैं तो हैलाइडों का जो आयनिक लक्षण है वो घटता है तथा सहसंयोजक जो लक्षण है बढ़ता है। आयनिक लक्षण का मतलब क्या हुआ कि इन तत्वों के या इन यौगिकों में जो आयनिक बॉन्ड है या विद्युत संयोजक बॉन्ड है उसकी प्रवृत्ति घटती है और सहसंयोजक लक्षण बढ़ता है, अर्थात सहसंयोजक जो बंध है उसकी प्रवृत्ति बढ़ती है। वहीं वर्ग में अगर ऊपर से नीचे की ओर बात करते हैं तो आयनिक लक्षण जो है बढ़ता है एवं सहसंयोजी लक्षण जो है वो घटता है। तो ये यहाँ पर जो है हमने आधुनिक आवर्त सारणी के जितने भी ट्रेंड्स थे उनको बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है एवं समझ लिया है। अब अगर हम देखें तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल कितने ग्रुप हैं, 18, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तक कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। और इन 18 समूहों में जो है 18 समूहों में तत्वों के 4 प्रकार पाए जाते हैं, राइट। यहाँ पर ये हो जाएगा कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या जिनको ही क्या कहा जाता है, एस ब्लॉक के तत्व। तो ये वर्ग 1 और 2 अगर हम देखें तो ये वहां पर हो जाएंगे एस ब्लॉक, राइट। फिर यहां पर वर्ग 13 से लेकर यहां पर कौन से पी ब्लॉक के जो है एलिमेंट्स पाए जाते हैं या तत्व पाए जाते हैं। फिर यहां पर 2 से लेकर कहां तक, 12 तक, ये कौन सा हो जाएगा, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और यहां पर जो लेंथेनाइड्स हैं या एक्टिनॉइड्स हैं, जो कि यहाँ पर लेंथेनाइड 57 के बाद में जो 14 तत्व हैं 72 तक, और एक्टिनियम 89 के बाद के जो 14 तत्व हैं वो किस में हो जाएंगे, एफ ब्लॉक के तत्व हो जाएंगे। तो इन तत्वों के क्या क्या गुणधर्म होते हैं उनको हम समझते हैं। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया गया है, या आधुनिक आवर्त सारणी जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तैयार की गई है। और इस आधार पर तत्वों के 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। जैसे एस ब्लॉक के तत्व, राइट, जिसमें क्या हो जाएगा 1 और 2। पी ब्लॉक के तत्व 13 से कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर डी ब्लॉक के तत्व कितना हो जाएगा, 3 से लेकर 12 तक। और एफ ब्लॉक के तत्व जो है वो एक्टिनिएट्स और लेंटेनाइट्स हो जाएंगे, राइट। अब हम यहाँ पर जो है एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। अब इनको एस ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं, देखिए यदि इन तत्वों का, या सीधी सी बात हम करते हैं कि यदि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तथा अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल या एस किस में जो है सब सेल में प्रवेश करे, तो
यदि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए और अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि S कक्षक या S उपकोष में प्रवेश करता है तो उन तत्वों को S ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो अगर यहाँ पर सीधी सी परिभाषा लिखनी हो तो हम 3 नंबर में लिख सकते हैं कि यदि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन S जो है ऑर्बिटल या S सब सेल में प्रवेश करे तो उन तत्वों को S ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और आवर्त सारणी में जो वर्ग 1 है और वर्ग 2 है उनके तत्वों को जो है S ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। इन तत्वों का जो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्षारीय धातुओं का क्या होता है, NS1 होता है। अगर आप देखें, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर क्या लिखा है 3S1, ये हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा 1S1, ये 2S1, 3S1, 4S1, 5S1, 6S1, अर्थात अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो S ऑर्बिटल और S सब सेल में प्रवेश कर रहा है। और कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है, राइट। वैसे ही यहाँ पर जो ग्रुप 2 है, राइट, वर्ग कौन सा हो जाएगा 2, वर्ग 2 में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इन तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NS क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, किसका, क्षारीय धातुओं का, जो कि वर्ग किस में है 1 में है, और NS2 क्षारीय मृदा धातुओं में हो जाएगा, राइट। तो सीधी सी बात है, वर्ग 1 में जो है क्षारीय धातुएं रखी गई हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NS1, और वर्ग 2 में क्षारीय मृदा धातुएं हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा NS2, राइट। अब इसके साथ ही ये जो तत्व हैं इनके वातम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर उत्कृष्ट गैसों जैसा विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं। उदाहरण के तौर पर सोडियम हो जाएगा कितना 11। तो सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 1s2, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया। तो 1s2, फिर कितना आएगा 2s2, फिर कितना आएगा 2p6, तो 10 हो गया। अब उसके बाद में क्या हो जाएगा 3s1, तो इसकी लास्ट की जो कक्षा है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 1। फिर मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब जो S ब्लॉक के तत्व हैं उनके हम यहाँ पर जो है गुण समझते हैं। तो S ब्लॉक के तत्वों में हाइड्रोजन एवं हीलियम को छोड़कर अन्य सभी जो तत्व हैं वो क्या है, धातुएं हैं। तो हाइड्रोजन एवं हीलियम को छोड़कर अन्य सभी क्या है, धातुएं हैं, राइट। दरअसल यहाँ पर जो हीलियम है वो तो एक तरीके से प्रतिनिधि तत्वों में आता है, राइट। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को छोड़कर और हीलियम को छोड़कर अन्य सभी जो तत्व हैं वो क्या है, धातुएं हैं। दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो प्रथम समूह है, राइट, तो वर्ग 1 में क्षारीय मृदा जो है वर्ग 1 में या समूह 1 में क्षारीय धातुओं को रखा गया है और वर्ग 2 में क्षारीय मृदा धातुओं को रखा गया है। इन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 1 है। 1 किसकी होगी, जो प्रथम समूह में क्षारीय धातु हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या 1, और जो द्वितीय समूह में क्षारीय मृदा धातु हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 2 होती है। फिर साथ ही साथ ये प्रबल क्या होती हैं, धन विद्युती होती है, राइट, क्योंकि बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर जो है विद्युत ऋणात्मकता में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। इसीलिए जो S ब्लॉक के तत्व हैं ये प्रबल धन विद्युती होते हैं, प्रबल अपचायक होते हैं तथा प्रबल क्या होते हैं, धात्विक प्रवृत्ति के होते हैं। साथ ही ये अत्यधिक क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। यदि इनको खुला छोड़ दें जैसे सोडियम और क्या हो जाएगा पोटेशियम, तो ये वायु से क्रिया कर आग पकड़ लेते हैं, और इनके जो ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये जटिल आयन नहीं बनाते हैं। और इन तत्वों के बाह्यतम कोश में अगर वर्ग 1 में है तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1, और वर्ग 2 में है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और क्षारीय धातुओं का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NS1 होता है और क्षारीय मृदा धातुओं का 1s2 होता है। तो ये हो जाएंगे यहाँ पर S ब्लॉक के तत्व, राइट।
अब इस आवर्त सारणी में ये जो है एस ब्लॉक के तत्व रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधित्व तत्व हम पढ़ चुके हैं, तो ये इतना जो है इनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं पी ब्लॉक के तत्व। तो जो पी ब्लॉक के तत्व हैं वो इस तरीके से हैं यहाँ पर। तो जो है वर्ग 13 से लेकर यहाँ पर, राइट, वर्ग 13 से लेकर 18 तक जो है वो पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनके बारे में हम समझते हैं। तो पी ब्लॉक के तत्वों की सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? परिभाषा। यदि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए और यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल या पी सबशेल में प्रवेश करे तो उन तत्वों को ही क्या कहा जाता है? पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। ये जो पी ब्लॉक के तत्व हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2P12 क्या होता है? 6 होता है, अर्थात वही NS2 ये तो फिल हो जाएगा और उसके बाद में जो NP, राइट, ये इसी संख्या का जो P आएगा उसमें हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन हो या फिर हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन हो या हो सकता है 3, 4 या 5 या 6। तो जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है पी कक्षक या पी सबसेल में प्रवेश करता है तो उन्हें क्या कहते हैं? पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और इन तत्वों के एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे, क्योंकि ये तो फुल पूरा भरा रहता है। और पी उपकोष में 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं होते हैं। और आवर्त सारणी में 13 से लेकर 18 तक, ये 13 से लेकर 18 तक के जो तत्व हैं उनको पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6, राइट। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2p6, तो उसके बाद में क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3, हाँ, तो 3s2 और फिर क्या हो जाएगा? 3p1 हो जाएगा। तो 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और ये 13वां इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में प्रवेश कर रहा है? पी ऑर्बिटल या पी सेल में, सब सेल में प्रवेश कर रहा है, इसलिए एल्यूमिनियम जो है वो पी ब्लॉक का तत्व हो जाएगा, राइट। अब पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनके हम गुणों को समझते हैं। तो देखिए जो पी ब्लॉक के तत्व हैं, राइट, पी ब्लॉक के तत्व जो हैं अधातु या उपधातु होते हैं, राइट। यहाँ पर समझिए ये जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनियम, राइट। तो पी ब्लॉक के तत्व जो है, पी ब्लॉक के तत्व उपधातु या अधातु होते हैं, परंतु कुछ भारी तत्व जो हैं वो धातु भी होते हैं। तो सामान्य रूप से पी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो अधातु या उपधातु होते हैं। फिर इन तत्वों की जो संयोजकता है वो प्रायः क्या होती है? निश्चित होती है, परंतु कुछ तत्वों की जो संयोजकता है वो कैसी होती है? परिवर्ती भी होती है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, राइट। फिर इस ब्लॉक के जो तत्व हैं वो आयनिक होते हैं, राइट। सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक सभी प्रकार के होते हैं, अर्थात इस ब्लॉक के जो पी ब्लॉक के तत्व हैं वो जब यौगिक बनाते हैं तो वो आयनिक बॉन्ड, राइट, फिर सहसंयोजक बॉन्ड और उप सहसंयोजक बॉन्ड भी बनाते हैं, अर्थात सभी प्रकार के यौगिक बनाते हैं। और इन तत्वों के जो ऑक्साइड है, भाई धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय, और अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, परंतु कुछ ऑक्साइड जो हैं वो उदयधर्मी भी होते हैं। फिर इन तत्वों का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो पी उपकोष में प्रवेश करता है और जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2P12 होता है, राइट। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर ट्रांजिशनल या संक्रमण तत्व, राइट। सबसे पहली चीज, इनको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो तत्व हैं जो धातु एवं अधातु के गुणों को एक तरीके से, इन तत्वों में कुछ जो संक्रमण तत्वों में कुछ गुण धातुओं के और कुछ गुण अधातुओं के होते हैं, इसीलिए इनको संक्रमण जो तत्व है वो कहा जाता है। तो 3 से लेकर 12 तक के बीच में जितने भी जो क्या है ग्रुप हैं, वर्ग हैं, उनके जो तत्व हैं उनको ही हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व, या इनको ही ट्रांजिशनल या संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व, इसकी परिभाषा, यदि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है तो इन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में
जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्व के बीच में ही इनको जो है रखा गया है या मध्य में इनको व्यवस्थित किया गया है, राइट। और चूंकि ये एस ब्लॉक एवं पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य सेतु का कार्य करते हैं, इसीलिए तो इनको जो है गुणों का क्रमिक संक्रमण करते हैं और इसी वजह से इनको संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, राइट। तो डी ब्लॉक के तत्व जो हैं वो संक्रमण तत्व हैं, राइट। और 3 से लेकर 12 के बीच में जो 10 वर्ग हैं उनमें संक्रमण तत्व पाए जाते हैं और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो NS क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि 3D के बाद में जो 3D आता है हमेशा आपको पता होना चाहिए कि 3D से पहले 4S क्या होता है भर जाता है, इसीलिए NS2। लेकिन जब भी D की भरने की बारी आएगी तो N माइनस का क्या होगा 1 होगा। कहने का मतलब ये कि जैसे 4S2 तो यहाँ पर 3D क्या हो जाएगा जैसे 5 हो जाएगा। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो डी ब्लॉक के तत्वों का होता है। जैसे हम यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझते हैं तो यहाँ पर है 21, तो देखिए कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा 6, राइट। और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा 3s2, राइट। फिर क्या हो जाएगा 3p6। अब देखिए यहाँ पर 3d10 नहीं लिखना है क्योंकि 3d जो 10 है 3d की जो है 3D 4S के बाद में आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4s2 हो जाएगा। आप काउंट कर लीजिए कितने होगा 10 और 2 12 और 6 कितने होगा 18 और 2 20, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3D1 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका SC21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब जो है हम डी ब्लॉक के तत्वों की जो है विशेषताओं को जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो डी ब्लॉक के तत्वों के गुण देखिए, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं ये सभी धात्विक गुणों को क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। तो डी ब्लॉक के सभी तत्व धात्विक गुणों को प्रदर्शित करते हैं, इनका गलनांक उच्च होता है और ये अच्छे उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं। इन तत्वों की जो संयोजकता है वो कैसी होती है परिवर्ती संयोजकता होती है, अर्थात विशेष दशाओं में इनकी संयोजकता में परिवर्तन भी आता है। ये रंगीन लवण बनाते हैं और इनके आयन भी कैसे होते हैं रंगीन होते हैं। और ये जो तत्व हैं ये सरलता से क्या कर लेते हैं मिश्र धातु बना लेते हैं। और इन तत्वों के जो बाह्य 2 कोश हैं, राइट, वो कैसे होते हैं अपूर्ण होते हैं। चलिए अब उसके बाद में हो जाएगा एफ ब्लॉक के तत्व। तो इस आवर्त सारणी में यहाँ पर क्या हो जाएंगे ये एस ब्लॉक के तत्व हो जाएंगे, ये 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक के तत्व हो जाएंगे, फिर 3 से लेकर 12 तक क्या हो जाएंगे डी ट्रांजिशनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर 58 से लेकर कहाँ तक 71 तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है एटॉमिक नंबर है 57 और यहाँ पर है 72, यहाँ पर 89 और यहाँ पर 104। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो 14 तत्व हैं उनको लेंथेनाइड्स बोला जाता है और 89 से 104 के बीच में 90 से लेकर यहाँ पर 103 के जो तत्व हैं उनको एक्टिनाइड्स बोला जाता है और यही क्या हो जाएंगे एफ इनर ट्रांजिशनल या अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी परिभाषा देखते हैं, वो क्या है कि देखिए यदि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए और अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि एफ उपकोष में प्रवेश करता है तो उन्हें एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं, राइट। और इन तत्वों के बाद जो 3 कोष है वो अपूर्ण होते हैं। सामान्यतः इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है NS2 N-2F, क्योंकि अगर हम देखें जैसे हमने कहा कि 6S2 है तो यहाँ पर N-2 मतलब क्या होगा 4F1 आएगा, राइट। अब इन तत्वों की 2 श्रेणियां होती हैं जिनमें कितने तत्व होते हैं 14 होते हैं, राइट, जो कि मैंने अभी बताया था। लेंथेनाइड्स हो जाएंगे 58 से लेकर 70 तक 14 तत्व,
एक्टिनाइड्स हो जाएंगे 90 से लेकर कहां तक, 103 तक। तो हम इनके बारे में समझते हैं। पहला क्या हो जाएगा, लैंथेनाइड्स हो जाएंगे, राइट। तो देखिए इस श्रेणी के जो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो 4f उपकोष में प्रवेश करता है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर इनका यहां पर दिया 4Fn, राइट, 4Fn 5d और 6s2 हो जाएगा। और एक्टिनाइड्स का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 5f में प्रवेश करता है। तो इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 4f उपकोष में प्रवेश करता है, राइट, 4f उपकोष में प्रवेश करता है। इसलिए जो है, और ये लैंथेनियम, राइट, चूंकि लैंथेनम के बाद में जो अगले 57 से लेकर 71 के बीच में जो जितने भी 14 तत्व हैं, तो लैंथेनम के बाद में इनका जो है इनके बाद के जो 14 तत्व हैं उनको लैंथेनम के नाम पर ही क्या कहा जाता है, लैंथेनाइड्स कहा जाता है, राइट। अब हो जाएगा एक्टिनाइड्स। तो इस श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 5f उपकोष में प्रवेश करता है। जैसे एक्टिनियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 89 हो जाएगा। तो 89 के बाद से लेकर 103 तक के जो तत्व हैं वो एक्टिनाइड्स कहलाते हैं, राइट। और जो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं ये वर्ग 3 एवं वर्ग 4 को जोड़ने वाले तत्व हैं, अतः इनको क्या कहा जाता है, अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। जैसे हम इसका जो है परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझते हैं। भाई सबसे क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6, यहां तक कोई समस्या नहीं। फिर क्या हो जाएगा 3s2 3p6। अब यहां पर 3d10 नहीं आएगा, पहले क्या आएगा 4s2, उसके बाद में क्या हो जाएगा 3d10, उसके बाद में क्या आ जाएगा यहां पर 4p, क्या हो जाएगा 4p6 हो जाएगा। अब उसके बाद में आएगा यहां पर 5s2, फिर उसके बाद में क्या आएगा 4d10 हो जाएगा। फिर यहां पर क्या हो जाएगा 5p, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा 6s2। अब गिन लेते हैं कि कितना हो गया। तो 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, 2 20 और 10 30 और 6 36 और 2 38, 38 10 48, 48 और 6 कितना हो गया 54, राइट, 54 और 2 कितना हो जाएगा 56, राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब आएगा यहां पर 4f2। एक बार और काउंट कर लेते हैं। हाँ 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18, तो 20 20 और 10 30 और 6 36 और 2 38 और 10 48, 48 6 54, 54 और 2 56 और 56 और 2 कितने हो जाएंगे 58 हो जाएंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पर जो F ब्लॉक के तत्व हैं उनके गुणों के बारे में यहाँ पर लिखते हैं। इससे भी 5 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि F ब्लॉक के तत्वों के गुण लिखिए। तो इन तत्वों के जो वाहक कोष है उसके 3 उपकोष क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं, राइट। कारण क्या है कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जब F आएगा तो एक तो जो D वाला उपकोष है और D वाला उपकोष है और P वाले उपकोष वो पहले क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। तो इन तत्वों के जो 3 उपकोष हैं वो अपूर्ण होते हैं। फिर इन तत्वों का जो बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो एक सा होता है, इसीलिए इन सभी तत्वों में समानता पाई जाती है। इसीलिए इनको 2 श्रेणियों में, लैंथेनाइड्स में और एक्टिनाइड्स में क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया। ये सभी तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं और इनके यौगिक आयनिक होते हैं। ये परिवर्ती जो है संयोजकता का क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। साथ ही साथ इनके रंगीन जो है आयन बनते हैं। यूरेनियम 92 के बाद में जितने भी जो तत्व हैं, राइट, अगर हम देखें तो हमारी प्रकृति में कुल मिलाकर 98 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जिसमें से 92 जो है यूरेनियम 92 तक के जो तत्व हैं वो भूपर्पटी में पाए जाते हैं, राइट। बाकी के जो कुछ तत्व हैं उनके ट्रेसेस जो है वो हमें प्राप्त होते हैं, राइट।
और बाकी के जो तत्व हैं उनको नाभिकीय क्रियाओं द्वारा संश्लेषित किया जाता है। तो यूरेनियम के बाद के जितने भी तत्व हैं उनको ट्रांस यूरेनिक कहा जाता है। राइट, तो ये यहाँ पर जो है हमने चारों ब्लॉक के तत्वों को पढ़ लिए। एक और यहाँ पर वर्ग बचता है जो कि कौन सा हो जाएगा, 18वां वर्ग हो जाएगा, जिनको उत्कृष्ट गैसें या नोबल गैसेस कहते हैं। राइट, तो उत्कृष्ट गैसें या आदर्श गैसें जो हैं, तो देखिए पी ब्लॉक का जो अंतिम 18वां वर्ग होता है, तो पी ब्लॉक का अंतिम 18वें वर्ग को ही क्या कहा जाता है, उत्कृष्ट या आदर्श गैस कहा जाता है। इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP6 होता है, केवल और केवल हीलियम को छोड़कर, क्योंकि हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो केवल कितना होगा, 1s2। उसके बाद में जितनी भी अगर आप देखें, जैसे नियोन हो जाएगा तो 2s2 2p6 हो जाएगा, आर्गन का 3s2 3p6 हो जाएगा, फिर 4s2 4p6 हो जाएगा, जिनोन का 5s2 5p6 हो जाएगा। तो इस तरीके से इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS2 और NP6 होता है। इन गैसों का कोई भी कोष अपूर्ण नहीं होता है, परंतु जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो p उपकोष में क्या करता है, प्रवेश करता है। राइट, एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इन गैसों का अध्ययन जो है p उपकोष में किया जाता है, लेकिन p उपकोष की जो उपधातुएं हैं उनके गुण इन आदर्श गैसों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो इनका अध्ययन करते हैं पी ब्लॉक में, लेकिन इनके जो गुण हैं वो पी ब्लॉक के तत्वों से भिन्न होते हैं। और चूंकि इन तत्वों का अगर हम देखें तो इन तत्वों का जो अंतिम कोष होता है वो उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, या अंतिम जो कोष है उसमें अगर आप देखेंगे तो 2s2 2p6 3s2 3p6, तो चाहे वो कोई सी भी कक्षा हो, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 8 है, अर्थात इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 0। यही कारण है कि ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हैं या बहुत ही कम रासायनिक यौगिक बनाती हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, अक्रिय गैस कहा जाता है। तो ये हमने यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी को भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।